गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कल अपना चैप्टर चला था अम्ल क्षार और लवण। ये चैप्टर है लगभग आपका कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर का लास्ट टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। कार्बनिक यौगिकों के गुणधर्म है वो अपने चल रहे थे। इसके अंदर लास्ट चैप्टर था वो था आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में मैंने कल आपको बता दिया था, जिसको अपन पीओपी कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी पीओपी किसे कहते हैं? पीओपी है क्या? कैल्शियम सल्फेट के अर्धहाइड्रेट को ही अपन प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अर्थात जब जिप्सम को 393 केल्विन के ऊपर गर्म किया जाता है तो अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस और जल प्राप्त होता है। जैसे जिप्सम है CaSO4 2H2, ये जिप्सम का सूत्र होता है। जिप्सम को जब 393 केल्विन के ऊपर जब गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस 3H2O जल आपका प्राप्त होता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हुआ। यहाँ पर देखो कैल्शियम सल्फेट का जब एक होगा तो जल का आदान होगा, इसलिए इसको अपन प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट के अर्धहाइड्रेट को ही अपन प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मैंने कल बता दिया था आपको। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है मूर्तियां बनाने में, सजावटी सामान बनाने में, टूटी हुई हड्डियों को आपका जोड़ने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या उपयोग है इसके बारे में मैंने कल आपको बता दिया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग और प्लास्टर ऑफ पेरिस, अब ये समीकरण आपका पूछा भी जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया का संतुलित समीकरण लिखिए। जल के साथ, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो ठीक इसका उल्टा बन जाएगा। ये देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये जल के साथ अभिक्रिया करके पुनः आपका एक जिप्सम प्राप्त करेगा। अर्थात गाढ़ा, जिसके कारण से जो डॉक्टर है जिस पट्टी को घुमा करके उस लेप पदार्थ से निकाल करके बाद में अपने हाथ या पैर के ऊपर जिसको लेपित करता है, उसके दौरान वो सूखने के बाद में गाढ़ा ठोस हो जाता है। ठोस भी हो जाता है वह उसके बाद में, क्योंकि उससे जल क्या हो जाता है, निकल जाता है। और जल निकलने के बाद में आपका पूरा है वो आपका जिप्सम प्राप्त होता है। इसी कारण से इसको, जिसको अपन मृत तापित प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी जानते हैं। तो ये अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस देखो, कैल्शियम सल्फेट के अर्धहाइड्रेट को ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट के अर्धहाइड्रेट को ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। पीओपी कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट के अर्धहाइड्रेट को ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट के अर्धहाइड्रेट को ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसके निर्माण
निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखिए। क्वेश्चन आपका पूछा जाता है जिप्सम को जब 393 केल्विन के ऊपर जब गर्म किया जाता है तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस और जल बनता है। जिप्सम को जब 393 केल्विन पर गर्म किया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। जिप्सम को जब 393 केल्विन के ऊपर गर्म किया जाता है तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये पेरिस प्राप्त होता है। जिप्सम है CaSO4 2H2O। जिप्सम को जब 393 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O जल हाफ H2O और H2O जल प्राप्त होता है। समीकरण को संतुलित कर दो, 2 लगा दो। ये जिप्सम है, इस जिप्सम को 393 केल्विन पर गर्म करने पर आपका ये POP प्राप्त हुआ, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हुआ और ये जल प्राप्त हुआ। तो ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण का रासायनिक समीकरण। कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कैल्शियम सल्फेट को जब 300 या जिप्सम को जब 393 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो आपका ये प्लास्टर ऑफ पेरिस और जल प्राप्त होता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो प्राप्त होता है, इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही अपने और अधिक यदि गर्म करते हैं तो इसका संपूर्ण जो क्रिस्टल जल है वो क्या हो जाता है, आपका निकल जाता है। पूरा जल निकलने के बाद में मृत तापित प्लास्टर इसको कहते हैं। पीओपी को यदि और अधिक अपने गर्म करते हैं तो गर्म करने के दौरान जल है आपका पूरा निकल जाता है और इसके तहत मृत तापित प्लास्टर आपका प्राप्त होता है। पीओपी को और अधिक गरम करने पर इसका संपूर्ण जल निकल जाता है। संपूर्ण जल निकल जाता है। इससे प्राप्त
मृत तापित प्लास्टर कहते हैं। संपूर्ण जल निकलने के बाद में जो प्राप्त होता है उसको अपन मृत तापित प्लास्टर कहते हैं। इसको अपने मृत तापित प्लास्टर कहते हैं। जब पीओपी को अपन और ज्यादा गर्म करते हैं तो और गर्म करने पर इसका जल है वो संपूर्ण जल है वो आपका निकल जाता है और इसके दौरान प्राप्त प्लास्टर को अपन मृत तापित प्लास्टर कहते हैं। अब इसके गुण पीओपी के गुण। पहला लिखो, यह श्वेत ठोस और चिकना पदार्थ है। यह श्वेत चिकना श्वेत होता है, चिकना होता है और ठोस पदार्थ होता है। सेकंड है इसके अंदर जल मिलाने पर यह थोड़ी देर के अंदर 15 से 20 मिनट के अंदर ही आपका क्या बन जाता है, जमकर ठोस और कठोर हो जाता है। इसमें जल मिलाने पर यह 15 से 20 मिनट में ही जमकर ठोस कठोर हो जाता है। कठोर हो जाता है 15 से 20 मिनट के अंदर ही जम के ठोस कठोर यानी जल मिलाने पर। और यही जैसे पीओपी है, इसी को जल लेने पुनः जिप्सम आपका जिप्सम का निर्माण है वो कर देता है। ये जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस है, CaSO4 हाफ H2O, इसमें पुनः जल मिलाने पर H2O मिलाने पर यह पुनः ठोस कठोर का रूप धारण कर लेता है अर्थात पुनः आपका जिप्सम का निर्माण कर लेता है। CaSO4 2H2O का निर्माण कर लेता है, पुनः जिप्सम का निर्माण कर लेता है। ये जिप्सम का पुनः जिप्सम का निर्माण कर लेता है। ये आपका पीओपी है,
पक्का प्लास्टर कहते हैं। पक्का प्लास्टर है ये आपका इसी का है, वो बांधा जाता है, लगाया जाता है। हड्डी जब फ्रैक्चर हो जाती है तो उस समय इसी का उपयोग किया जाता है। इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो उस समय प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण आपको ये लिखना है, क्योंकि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है और इस प्लास्टर ऑफ पेरिस की अभिक्रिया है ये अपन जल के साथ करवाएंगे तो पुनः आपका जिप्सम है वो आपका प्राप्त हो जाता है। इसके उपयोग पहला उपयोग है मूर्ति है, सजावटी सामान है, ये बनाने में, भवन निर्माण में, क्योंकि इसे सफेद सीमेंट भी कहते हैं। भवन निर्माण में। सेकंड है टूटी हुई जो अस्थियां होती हैं, अस्थियों को जोड़ने में भी किसका उपयोग किया जाता है, इसी का प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में अगला है भवन निर्माण में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, मूर्तियां बनाने में, चौथा है सजावटी सामान, बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। अगिन सह पदार्थों में भी आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। अगिन सह पदार्थों में भी आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। ये था अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके साथ अपना चैप्टर है, यह आपका चैप्टर अपना पूरा होता है। एक चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसके क्वेश्चन में आपको लिखने हैं जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखाए जाते हैं। चैप्टर पूरा हो गया। पूरे जो नोट्स यदि आपकी नोटबुक के अंदर आपने उतार लिए हैं तो सभी के आंसर हैं, आंसर आपके उनके अंदर मिल जाएंगे। लेकिन आपको पहले चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ना है और फिर उन क्वेश्चन के आंसर हैं वो आंसर आपको करने हैं। जो क्वेश्चन आंसर की जो कॉपी है वो कॉपी आपकी अलग से हो जाएगी क्वेश्चन और उसके अंदर जो क्वेश्चन है वो लिखवाए जाएंगे। यहाँ पर वही क्वेश्चन है आपको करने हैं। शेष क्वेश्चन जो किताब के पीछे वाले क्वेश्चन है उनको आपको नहीं देखना है। जो क्वेश्चन यहाँ करवा दिए जाएंगे उन्हीं क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं। क्वेश्चन है वो है आपके 2020-21 यहाँ पे शुरू होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन के अलावा एक भी क्वेश्चन आपका परीक्षा के अंदर आपको नहीं मिलेगा। इन क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन यहाँ पर लिखवाए जाएंगे इनमें से आपको है
एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी जैसे अपना चैप्टर पूरे होते हैं, चैप्टर पूरा होता है, वैसे वैसे आपके क्वेश्चन हैं वो मिलते जाएंगे और उनको आपको क्लियर करते जाना है। क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो अम्ल और क्षार के दो गुण लिखिए। अम्ल और क्षार के दो गुण लिखिए। कोई 2 गुण है वह आपके अम्ल के लिखने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है, अम्ल क्या है, अम्ल के 2 गुण कौन से हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। उसी प्रकार से क्षार के कोई 2 गुण लिखिए। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं तथा एक क्षार है और लाल लिटमस पत्र को क्या बना देते हैं, नीला बना देते हैं। इस प्रकार से आपके कोई 2 गुण हैं वो इसके लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है वह है आर्यनियस के अनुसार अम्ल व क्षार की परिभाषा लिखो। आर्यनियस के अनुसार अम्ल और क्षार की आपको परिभाषा लिखनी है कि आर्यनियस के अनुसार अम्ल की क्या परिभाषा है? वे पदार्थ जो जलीय विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयन देते हैं उनको अपन अम्ल कहते हैं, और वे पदार्थ जो जलीय विलयन के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, OH विनाइल आयन देते हैं, उनको क्षार कहते हैं। केवल जितना पूछा जाता है उतना ही आपको आंसर देना है, अगर आंसर नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कोई 2 प्रबल अम्ल व प्रबल कोई 2 प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार के नाम लिखिए। यानी 2 प्रबल अम्लों के नाम लिखने हैं आपको और 2 प्रबल क्षारों के नाम लिखने हैं। कोई 2 प्रबल अम्ल जैसे आपका HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, यह आपके प्रबल अम्ल हैं। प्रबल क्षार कौन से हैं? NaOH है और KOH है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो प्रबल क्षार की श्रेणी के अंदर रखे गए हैं। चौथा क्वेश्चन है, 2 दुर्बल अम्लों या दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार के नाम लिखिए। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के नाम लिखिए। दुर्बल अम्ल कौन से हैं? जैसे एसिटिक अम्ल है आपका दुर्बल अम्ल की श्रेणी के अंदर लिखा गया है, और कार्बोनिल अम्ल है ये दुर्बल अम्ल है, यानी CH3COOH और H2CO3। दुर्बल क्षार अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, और आपका मिल्क और मैग्नीशियम जिसको कहते हैं MgOH का होल ट्वाइस, ये दुर्बल क्षार है। इन
अनुसार अम्ल व क्षार की परिभाषा अम्ल और क्षार की परिभाषा लिखिए। इसके अनुसार ब्रोस्टेड और लोरी के अनुसार अम्ल और क्षार की आपको परिभाषा लिखनी है। अम्ल किसे कहते हैं और क्षार किसे कहते हैं? आराम से है, चैप्टर बना हुआ है। अगला है ब्रोस्टेड यानी आरएलएस आ गया, ब्रोस्टेड और लोरी आ गया। अगला वैज्ञानिक कौन सा था? लुईस। अम्ल और क्षार की लुईस संकल्पना, अम्ल और क्षार की लुईस संकल्पना लिखिए। अम्ल और क्षार की लुईस संकल्पना लिखिए। जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं और जो इलेक्ट्रॉन युग्म लेते हैं। जो आपके लुईस और अम्ल की संख्या इलेक्ट्रॉन युग्म वाली है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। ब्रोस्टेड लोरी क्या है? जो प्रोटॉन दाता और प्रोटॉन ग्राही। प्रोटॉन दाता है वो अम्ल और प्रोटॉन ग्राही है वह क्या है? क्षार है। अगला क्वेश्चन है अम्ल अम्ल है अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अम्ल और क्षार की अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण। अम्ल की क्षार के साथ, अब कोई भी अपना अम्ल हो सकता है। यदि यहाँ पर आपका नाम आ जाए क्वेश्चन के अंदर कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, तो आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की किसी भी क्षार के साथ, लेकिन क्षार का भी यदि नाम आ जाए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की NaOH क्षार के साथ अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। जो क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है उसी का लिखना है। यहाँ पर अम्ल अपना HCl है, समीकरण क्या लिखेंगे? केवल पूछा गया समीकरण है, समीकरण ही आपको लिखना है। ये HCl अम्ल है प्लस NaOH क्षार है, अभिक्रिया करके ये NaCl प्लस H2O जल की प्राप्ति होती है। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी कहलाती है। क्वेश्चन एक ऐसे आ जाए कि उदासीनीकरण अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, तो भी आपको यही लिखना है। यदि ऐसे आ जाए कि क्षार की अम्ल के साथ अभिक्रिया लिखिए, तो भी आपको क्षार लिख देना है और अम्ल यही अभिक्रिया। कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पहले पढ़ना है और पढ़कर के बाद में इसका आंसर लिखना है। बस बिल्कुल 100 में से 100 नंबर है, जो कोई रोके नहीं, पूरे में से पूरे नंबर। लेकिन ध्यान बस केवल आपको इतना ही देना है कि जितना पूछा गया उतना ही आंसर देना है। अब जैसे ये दे दिया है कि अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया लिखिए, तो आप अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया का केवल समीकरण लिखेंगे और कुछ नहीं। हाँ, नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिख सकते हैं। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं। ये सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड लिख दिया और ये जल लिख दिया। नाम लिख सकते हैं, लेकिन जितना पूछा
अगला क्वेश्चन है अम्ले क्वेश्चन हो गए। आठवां क्वेश्चन है अम्ले धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस देते हैं? अम्ले, ये क्वेश्चन देखो ऐसे भी आ सकता है कि अम्ले X धातु के साथ अभिक्रिया करके Y गैस देते हैं। अम्ल X धातु के साथ अभिक्रिया करके Y गैस देते हैं। यहां X धातु व Y गैस का नाम लिखिए तथा अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखिए। कंफ्यूज नहीं होना है, बात वही है। अम्ल है, अम्ल X धातु। अब यहाँ पर X धातु यदि धातु या फिर आप अपने मन की मर्जी से जो धातु है वो अपन ले सकते हैं। अम्ल X धातु के साथ अभिक्रिया करके Y गैस देते हैं। X धातु और Y गैस का नाम तो अम्ल धातु के साथ, ये अपने चैप्टर के अंदर पढ़ लिया कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस देते हैं? हाइड्रोजन गैस। तो Y क्या है? हाइड्रोजन गैस है तथा अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक। अब X धातु के साथ अम्ल की भी नाम नहीं दिया, यहाँ पर यदि अम्ल का नाम दे दिया जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। X धातु के साथ जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखेंगे, लेकिन जब इसका नाम नहीं दिया हुआ है तो अपन अपनी मन की मर्जी से चाहे जो अम्ल ले सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी ले सकते हैं, H2SO4 अम्ल भी ले सकते हैं, कोई भी अम्ल है वो अम्ल ले सकते हैं। आपको देखो ऐसे क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है? आंसर करना है, आंसर लिखा अम्ल X धातु। तो X धातु X बराबर है, कोई भी धातु ले लो। X बराबर जो धातु है, जैसे अपने यहाँ पर सोडियम धातु ले ली, X बराबर Na। सोडियम है धातु ले ली अपने। मैग्नीशियम भी ले सकते हैं आप, एल्यूमिनियम भी ले सकते हैं, कैल्शियम भी ले सकते हैं, जिंक भी ले सकते हैं, कोई भी धातु ले लो, नाम नहीं दिया हुआ है। तो सोडियम और Y बराबर अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी? Y गैस। तो गैस कौन सी छोड़ते हैं? हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि Y बराबर H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। चाहे इसका प्रतीक लिख दो या अपन वैसे लिख सकते हैं हाइड्रोजन, बात एक ही है। अब अपन क्या करते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण भी अगले ने पूछा है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण में अम्ल कोई भी, जैसे अपने HCl अम्ल ले लिया, HCl अम्ल है प्लस धातु सोडियम धातु है, NaCl है, सोडियम धातु है, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करके
शो करने के लिए यहाँ क्या लगा दो, 2 लगा दो, गुणन के 2 लगा दे। यहाँ पर शेयर ये भी कितने हो गए, 2। तो शेयर के 2 करने के लिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। 2 लगाते यहाँ पर सोडियम के भी कितने हो गए, 2 हो गए। तो यहाँ पर भी अपन गुणन के रूप में 2 लिख देंगे। ये अपन लिख देंगे संतुलित रासायनिक समीकरण में। और ये आपकी अम्ल है, वो धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो ये समीकरण लिखना है, ये इतना ही करना है। लेकिन यहाँ पर जब x y के अंदर क्वेश्चन आपका पूछा जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है, कुछ नहीं है। उस क्वेश्चन को है आप ध्यानपूर्वक पढ़ो और पढ़ने के बाद में इसका आंसर अपने आप ही आपको आ जाएगा यदि चैप्टर क्लियर है तो। चैप्टर यदि आपका क्लियर नहीं है तो नहीं आ सकता। अगला क्वेश्चन है वो है अपना क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन है वह है क्षार। क्षार के धातु के साथ अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है क्षार है, जैसे NaOH आपका क्षार है। इस NaOH क्षार की धातु कोई भी धातु पर ले सकते हैं। सोडियम धातु के साथ क्षार केवल एक धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे। अम्ल के साथ कौन सी धातु लेंगे, जिंक धातु। और जिंक धातु के साथ अभिक्रिया करके सोडियम जिंकेट का निर्माण करते हैं। वही आपको लिखना है, जैसे NaOH प्लस जिंक के साथ अभिक्रिया करके Na2ZNO2 प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है अम्ल की निम्न के साथ अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। फर्स्ट है वह आपका अम्ल की। अब देखो अम्ल का यहाँ पर यदि नाम आ जाए ना तो आपको जैसे HCl अम्ल की तो HCl अम्ल ही लिखना है। लेकिन यदि अम्ल का नाम नहीं है, कोई भी अम्ल आ गया जैसे ऐसे आ गया तो अम्ल आप HCl अम्ल भी ले सकते हैं, H2SO4 भी अम्ल भी ले सकते हैं, HNO चाहे जो आपकी मर्जी ले सकते हैं। लेकिन नाम आ जाए कि HCl अम्ल की निम्न के साथ अभिक्रिया दिखाइए तो आपको वही लिखना है। पहला है अम्ल की धातु के साथ, सेकंड है क्षार के साथ जो ऊपर भी आ गए आपके, फोर्थ है धातु ऑक्साइड के साथ, धातु ऑक्साइड के साथ धातु हो गया, क्षार हो गया और धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ इनके अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अब देखो धातु ऑक्साइड की प्रकृति के बारे में पूछ लिया जाए कि धातु ऑक्साइड में क्या प्रकृति होती है, तो धातु ऑक्साइड में क्या प्रकृति होती है, क्षारीय प्रकृति होती है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति होती है। अगला क्वेश्चन है
पीएच पीएच किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तथा इसमें पी किसका सूचक है? पी का क्या अर्थ है? शक्ति। उसान शब्द बना है। अगला क्वेश्चन है पीएच स्केल का नामांकित चित्र बनाइए। पीएच स्केल का नामांकित चित्र बनाइए। केवल आपको चित्र बनाना है। अगला क्वेश्चन है उदासीन जल का पीएच कितना होता है? अगला क्वेश्चन उदासीन जल के पीएच का मान 7 होता है। 7 ही तो होता है ना, तो 7 होता है। अम्लों का पीएच कितना होता है? अम्लों का पीएच कितना होता है? 7 से कम। और क्षारों का पीएच कितना होता है? 7 से अधिक। क्षारों का पीएच कितना होता है? अगला है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने विलयन का पीएच कितना होता है? कितना होता है? 7। अर्थात विलयन कौन सी प्रकृति का होगा? उदासीन प्रकृति का होगा। अम्लों का पीएच 7 से कम। इनका आंसर केवल आपको इतना ही लिखना है। अम्लों का पीएच 7 से कम, क्षारों का पीएच 7 से अधिक। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने विलयन के पीएच का मान 7। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने विलयन के पीएच का मान कितना? प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षार है तो 7 से कम। प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से बने विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक। बस ये इतना करना है। ये क्वेश्चन है आपको पढ़ा दिए गए हैं, उसी में से है। इनको आप आराम से है अपनी कॉपी के अंदर करेंगे और क्वेश्चन जो इस चैप्टर के हैं उनको अपन कल पढ़ेंगे। थैंक यू।